जिस तरह 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल के बाद रुस्वा होकर उल्टे पांव लौटा था, कमोबेश इसी तरह 15 महीने के बाद इसराइल भी अमेरिका की अथाह मदद के बावजूद गजा से उल्टे पांव लौटने की तैयारी में है, क्योंकि गजा में अब सीज फायर की डील का ऐलान कर दिया गया है। यानी जिस अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों की हत्या करके तालिबान को दहशतगर्द बताने के बावजूद तालिबान के साथ कतर की राजधानी दोहा में बैठकर समझौता किया था, ठीक उसी तरह हमास को दहशतगर्द कहने वाला अमेरिका और इसराइल दोनों उसी दोहा में एक बार फिर समझौता करने को मजबूर हुए हैं। इस तरह एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि अमेरिका केवल मासूम नागरिकों को बम से मारने की तदबीरें तो कर सकता है, इसराइल गजा की बस्तियों को तबाह तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई उनके सामने डट जाए तो ये उनके सामने लड़कर जीत नहीं सकता। इतना तो इस जंग ने साबित कर ही दिया है। और यही जंग क्या, इसी तरह वियतनाम की जंग में भी नॉर्थ वियतनाम की आम जनता से परेशान होकर अमेरिका वहां से भी भागा था, क्योंकि वियतनाम की जनता ने अमेरिका से लड़ने के लिए कमर कस लिया था और इसी हिम्मत ने अमेरिका को दुम दबाकर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने डराकर, धमकाकर और ब्लैकमेल करके पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रखा है। लेकिन किसे पता था कि वही हमास, जिसको चारों तरफ से घेर दिया गया था और उनके पास जिंदा बाकी बचे रहने के लिए साफ पानी के सोर्स को भी नहीं छोड़ा गया था, लेकिन उसी हमास ने अपने आप को सुपर पावर कहलवाने और कहने वाले देश अमेरिका को इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है कि अब एक प्रेसिडेंट जाते जाते कह रहा है कि हमारी टीम ने यह समझौता करवाया है और जंग रोकने का क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। तो वही दूसरा प्रेसिडेंट आते आते कह रहा है कि अभी हमने चार्ज भी नहीं संभाला और उसके एक दिन पहले ही जंग रुक चुकी है, इसलिए ये क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। लेकिन इनकी आपस की तू मैं से हटकर अगर आप कहें तो अपने दुश्मन के आगे डट जाने वाली गजा की एक ताकत ने भारी भरकम दुश्मन को भी दुम दबाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया है। ये और सी बात है कि इस जंग में हमास और हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप की जान चली गई। इस्माइल हनिया, यहया सिनवार और हसन नसरुल्लाह जैसे लीडरों की कमी हमास और हिजबुल्लाह के लिए मामूली बात नहीं है और यकीनन उसका दर्द भी हमास और हिजबुल्लाह को बहुत ज़्यादा हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी ताकतें उठती हैं तो एक आइडियोलॉजी के तहत उठती हैं। आइडियोलॉजी वाली तंजीमें कभी भी अफराद के चले जाने से कमज़ोर नहीं होती हैं, क्योंकि अफराद तो आते जाते रहते हैं, आज कोई है कल कोई और रहेगा। लेकिन आइडियोलॉजी और नज़रिया अगर जिंदा रही तो हथियार उठाने वाले और संगठन को चलाने वाले अफराद इतने मिल जाएंगे कि अमेरिका और इसराइल जैसे देश कभी सोच भी नहीं सकते हैं। और हमास और हिजबुल्लाह के साथ यही मामला है। इसराइल ने हमास के कितने लोगों को मारा, हमास ने इसराइल के कितने लोगों को मारा, ये बात सही तौर पर हमास और इसराइल को ही पता है। लेकिन एक बात जो दुनिया को पता है वो ये है कि इसराइल ने हमास को खत्म करने के नाम पर इन 15 महीनों में लगभग 46,000 गजा के आम लोगों को शहीद कर दिया, जिनका सिर्फ इतना कसूर था कि वो गजा में हमास के प्रशासन के अंडर में रहते थे। गजा नाम की एक भरी पूरी बस्ती को इसलिए खंडर में तब्दील कर दिया क्योंकि यहाँ के लोग इसराइल को एक नापाक रियासत के तौर पर जानते और समझते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इसराइल की फौज ने 8 अक्टूबर 2023 से जो टारगेट हासिल करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था वो एकदम फेल रहा। इसराइल ने गजा में जाने के समय 2 टारगेट फिक्स किया था और कहा था कि हम ये दोनों टारगेट हासिल करके ही लौटेंगे। लेकिन अब देखिए कि इसका क्या हाल रहा। इसराइल का एक टारगेट यह था कि वो हमास की कैद में इजरायली बंधकों को अपनी ताकत के बलबूते पर छुड़ाकर लाएगा और इस टारगेट को हासिल करने के लिए इसराइल ने पूरे गजा को खोद डाला, सभी बिल्डिंगों को गिरा दिया, आसमान से लेकर जमीन तक हर तरह की जदीद तरीन तकनीक के सहारे बंधकों का सुराग लगाने की कोशिशें की। लेकिन इस टारगेट को हासिल करने में इसराइल की फौज 100% नाकाम रही और अपनी लाख कोशिशों और इतनी बड़ी ताकत के बावजूद एक भी बंधक को छुड़ाना तो दूर की बात, उनका पता लगाने में नाकाम रही। इसके अलावा इसराइल का जो दूसरा टारगेट था वो ये था कि वो हमास को खत्म कर देगा और यहां पर यानी गजा में दोबारा हमास नाम की कोई तंजीम नहीं रहने दी जाएगी। और इसके लिए इसराइल ने 15 महीनों तक पूरी ताकत के साथ सैकड़ों टन बम और बारूद उड़ेल दिया गजा के अंदर। और इस लड़ाई में खुद अमेरिका ने जी खोलकर इसराइल की मदद की, हथियार से लेकर डॉलर तक की मदद की। यहां तक कि इसराइल ने इस टारगेट को हासिल करने के लिए हॉस्पिटल को भी तबाह कर दिया। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मदद करने वाली तंजीमों पर भी पाबंदी लगा दी, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो खुराक और ज़रूरी चीज़ें जो गजा के लोगों के लिए भेजी जा रही हैं वो हमास के लोगों तक पहुंचा रही हों। पत्रकारों को भी जी खोल कर शहीद किया गया ताकि गजा के अंदर का कत्लेआम किसी को पता ना चल सके। अल जजीरा चैनल को खास तौर पर इस तरह टारगेट किया गया कि वो टूट जाए और रिपोर्टिंग ना कर सके, लेकिन अल जजीरा ने अपना काम जारी रखा। और इस दौरान इसराइल ने ब्लैकमेलिंग का भी सहारा लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि वो समंदर के पानी को हमास के सुरंगों में डालकर उसमें करंट दौड़ा देंगे, ताकि इससे डरकर हमास के लोग सुरंगों से बाहर निकल पड़ें और मैदान में आकर के हम उनको खत्म कर दें। लेकिन हमास की लीडरशिप ने इस चाल को अच्छे से समझ लिया
और पलटकर ये चाल इजराइल के मुंह पर मार दी। और जवाब में कहा गया कि इजराइल को आज समझ में आ रहा है कि वो समंदर का पानी सुरंगों में छोड़कर करंट दौड़ाकर ऐसा कर सकता है, लेकिन ये बात हमास के जहन में सुरंग बनाते समय ही थी। इसलिए इजराइल का ये प्लान बहुत ज्यादा आउटडेटेड और पुराना प्लान है। तो इजराइल इस चाल को इस्तेमाल करने के बावजूद हमास के लोगों को ब्लैकमेल करके बाहर नहीं निकलवा सका और इजराइल को मजबूरन हमास के साथ गोरिल्ला जंग में उतरना पड़ गया, जिसके कारण इजराइल के फौजी डायपर पहनने को मजबूर हो गए और इजराइल के फौजी खूब मारे गए। मार्कावा टैंक को उड़ाने का खेल बिल्कुल खेल लगने लगा, जिसके नतीजे में जो इजराइली फौजी मारे गए उनका तो खैर काम तमाम हो गया, लेकिन जो जख्मी हुए वो साइको हो गए, पागल हो गए। इसका असर कुछ यूं हुआ कि दूसरे भी फौजी गजा में लड़ाई लड़ने के लिए आने से कतराने लगे। तो जिस हमास को खत्म करने के टारगेट के साथ इजराइल की फौज गजा में उतरी थी, वो फौज हमास को खत्म करने में नाकाम तो साबित हुई ही, लेकिन इसके साथ साथ वो ऐसे डरावने सपने लेकर यहां से वापस होने वाली है जो उम्र भर याद रखेगी। और आज नौबत यह है कि हमास को खत्म करने वाली इजरायली फौज और अमेरिका को उसी हमास के साथ सीज फायर की डील साइन करना पड़ रहा है। और 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल के लाख छटपटाने के बावजूद भी हमास खत्म नहीं हुआ है, बल्कि हाल के दिनों में बात करें तो हमास ने उल्टा खुद रीऑर्गेनाइज किया है अपने आप को और उसने नई भर्तियां भी की हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि अगर इजराइल गजा के आम नागरिकों को नहीं मारता तो हमास को सीज फायर डील साइन करने की जरूरत ही नहीं होती और इजराइल दर्द सर लेकर लड़ता रहता और एक न एक दिन खुद ही थक हार कर बिना समझौता किए हुए वो गजा से बाहर निकल जाता। लेकिन हमास को न केवल अपने संगठन का ख्याल रखना है, बल्कि उसे गजा की आम जनता की रोजाना की होने वाली मौतों के बारे में भी सोचना है। इसीलिए हमास ने इस समझौते में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। तो इसीलिए जब सीज फायर डील की खबर सामने आई तो गजा और वेस्ट बैंक के इलाकों में फिलिस्तीनियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोचिए कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनका भविष्य तबाह किया जा चुका है, लेकिन वो इस बात पर खुश हैं कि वो हाल के दिनों में कम से कम ठीक है और उन्हें राहत भरी सांस लेने की बारी आने वाली है। हमने एक वीडियो देखा जिसमें कुछ बहुत छोटे छोटे मासूम बच्चे इस तरह सजदे में गिरे हुए हैं और उनकी ऐसी कैफियत है मानो वो ये समझ रहे हैं कि इस डील का क्या मतलब है। ये देखकर हमारी खुद की आंखें नम हो गई। वैसे ये खुशी दोनों तरफ थी। फलस्तीनी तो इसलिए खुश थे कि अब उनके ऊपर बम गिराने का खतरा टल गया है और उनके अपने लोग सालों के बाद इजराइल के कैद से छोड़े जाएंगे, और इजरायली इसलिए खुश थे कि वो अपने घरों में सुकून से सो सकेंगे, क्योंकि जब से जंग की शुरुआत हुई थी तब से इजरायली भी सुकून से नहीं सो पा रहे थे, लगातार सायरन वगैरह बजता रहता था। और जिनके अपने बंधक बनाए गए थे वो इसलिए खुश थे क्योंकि वो अपने प्यारे बंधकों को, अपने प्यारों को मुद्दतों बाद देखेंगे। तो खुशी दोनों तरफ से थी, लेकिन अगर मायूसी थी तो नेतन्याहू के चेहरे पर थी, क्योंकि अब नेतन्याहू के लिए सोचना होगा कि उनका आगे का रास्ता क्या होगा। कहीं सरकार गिरी तो ये भी एक मुसीबत बन जाएगी, और वो इंटरनेशनल क्रिमिनल पहले ही से घोषित हो चुका है, इसलिए उनके सामने चिंता की बात थी। खैर, अब आइए देखते हैं कि इस डील में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं और पूरी डील का प्रोसेस क्या है। तो दरअसल ये सीज फायर की डील कतर की राजधानी दोहा में हुई है और उसका ऐलान 15 जनवरी को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने किया है। इस डील के मुताबिक 19 जनवरी की तारीख से सीज फायर को आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। सीज फायर को 3 मरहलों में रखा गया है। सीज फायर के पहले मरहले में लगभग 2000 फलस्तीनी कैदियों को इजराइल की जेलों से रिहा किया जाएगा। उनमें 250 ऐसे भी कैदी शामिल हैं जो उम्र कैद की सजा इजराइल की जेलों में काट रहे थे, और इस तबादले में 6 हफ्तों का टाइम यानी 42 दिनों का टाइम दिया गया है। तो इन 6 हफ्तों के दौरान लगभग 100 बंधकों में से 33 बंधकों को जो हमास की कैद में थे उन्हें हमास के लोग रिहा करेंगे और इजराइल के हवाले करेंगे। हालांकि ये भी अभी अंदेशा है कि इन 100 में से सभी लोग जिंदा ना हों, लेकिन फिर भी डील के तहत 33 को रिहा किया जाएगा। और सीज फायर डील के इस पहले मरहले में गजा के अंदर जो फलस्तीनी लोग जख्मी हैं उन्हें गजा से बाहर इलाज के लिए इजराइल की तरफ से इजाजत दी जाएगी, और 19 जनवरी को जिस दिन से इस डील का आगाज होगा उस दिन इजराइल की तरफ से रफा क्रॉसिंग को खोला जाएगा और मिस्र की तरफ गजा के लोगों की आमदोरफ्त हो पाएगी। इसके अलावा जिस शर्त को लेकर सबसे ज्यादा रस्साकशी थी वो भी हल हो गया है, और वो ये है कि पहले मरहले के दौरान फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से इजरायली फौज को पीछे हटना होगा, और दूसरे मरहले में इस इलाके से यानी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के इलाके से इजरायली फौज को पूरी तरीके से परमानेंटली हटना होगा। और तीसरा मरहला उस वक्त शुरू होगा जब पहले 2 मरहले शांतिपूर्वक तरीके से पूरे हो जाएंगे। वहीं अब तक तीसरे मरहले की डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन अल जजीरा ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि तीसरे चरण में हमास उन बंधकों की लाशों को इजराइल के हवाले करेगा जो कैद के दौरान गजा के अंदर मर गए हैं, और उसके बदले इजराइल की तरफ से गजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल से 4 साल तक का प्लान बनाया जाएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा गया है।
हालांकि अभी बहुत सारी बातें साफ नहीं हैं कि गजा के इलाके पर शासन कौन करेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि नेचुरल तरीके से हमास ही इस पर शासन करना चाहेगा। जबकि बीते दिनों एंटनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इशारे इशारे में फिलिस्तीनी अथॉरिटी की बात कही थी। और दूसरा और अहम सवाल यह है कि जिस गजा को इजराइल ने बुरी तरह तबाह कर दिया है, उसको दोबारा से बसाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या इजराइल इसको दोबारा बसाएगा या अमेरिका बसाएगा? ये सवाल अभी भी बाकी है। लेकिन एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि अगर सीज फायर डील के तीनों मरहले उम्मीद के मुताबिक गुजर जाएंगे और सब कुछ वैसा ही होगा जैसा सीज फायर की डील में है, तो उम्मीद की जा रही है कि इजराइल को इस बात के लिए मजबूर किया जाएगा कि वो गजा के रिकंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी लेगा। और अगर वो नहीं लेता है तो फिर मुस्लिम देश चंदा देकर गजा को दोबारा से रहने के लायक बनाएंगे। जबकि कुछ जानकार ऐसा बताते हैं कि मुस्लिम देश ऐसा करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके भी खुले या छुपे तौर पर किसी न किसी तौर पर इजराइल के साथ रिश्ते हैं। इसलिए वो सीधे तौर पर गजा को फंड करने से बचेंगे, क्योंकि ऐसा करने से इजराइल और अमेरिका की नाराजगी उनके साथ हो सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि गजा को दोबारा बसाया जाएगा और ये पैसा गजा के बाहर से ही दिया जाएगा, क्योंकि गजा के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब ये पैसा कहां से आएगा, ये तो अभी भविष्य की बात है। लेकिन यहां एक और भी पेच यहां पर फंसा यह है कि इस सिलसिले में इजराइल ने लिखित रूप में यह वादा नहीं किया है कि जब वो अपने बंधकों को हमास की कैद से आजाद करवा लेगा तो उसके बाद वो गजा के ऊपर हमला नहीं करेगा। ये बात इजराइल ने लिखित रूप में नहीं दिया है। हाँ, मौखिक रूप से इजराइल ने यह बात जरूर कही है कि वो हमला नहीं करेगा, लेकिन इजराइल की बातों का कोई भरोसा नहीं है। दरअसल जानकार ये बताते हैं कि इजराइल का लिखित रूप से न देने के पीछे का कारण यह है कि इजराइल और हमास के जो बीच में मिसट्रस्ट है आपस में, वो बहुत ज्यादा है। यानी दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए इजराइल ये बात लिखित रूप में नहीं दे रहा है, ताकि अगर इजराइल को मौका लगे तो वो उसका फायदा उठा सके और हमला कर देगा, और इसके साथ ही डील तोड़ने का वो कसूरवार भी नहीं माना जाएगा। इसलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर भी एक खुशी की बात तो जरूर है कि एक डील साइन हुई है और उसके बाद मजीद मासूमों की जानें कम से कम नहीं जाएंगी, तबाह होने से बच जाएंगी। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और दीगर इंटरनेशनल इदारों का अंदाजा है कि गजा में रहने वाले 23 लाख लोगों में से 90% लोग बेघर हो चुके हैं और दसियों हजार घर तबाह हो चुके हैं और हॉस्पिटल मुश्किल से काम कर पा रहे हैं और हर वक्त इजराइल के हमले का डर अलग से लगा रहता है। एक्सपर्ट ने चेतावनी भी दी है कि नॉर्थ गजा में कहत पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ सीज फायर की डील तो हो गई है, उसका ऐलान भी कर दिया गया है और अमेरिका के दोनों नेताओं ने उसका क्रेडिट भी ले लिया है, लेकिन अभी भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से इस पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। हालांकि इतना तो तय है कि अमेरिका की मर्जी के खिलाफ नेतन्याहू एक कदम नहीं उठा सकते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ जाकर के कदम उठा लें, लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर उन्हें ही सीज फायर की डील के लिए हाँ कहना है। नेतन्याहू का अभी तक हाँ न कह पाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो अपनी हुकूमत में शामिल कट्टरपंथी नेताओं की सहमति हासिल करने में नाकाम हुए हैं। अभी उनकी सहमति उनको नहीं मिली है। दरअसल नेतन्याहू के सरकार की बात करें तो वहां पर दो ख्याल के लोग पाए जाते हैं। उनमें का एक धड़ा ऐसा है जिसने फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की सूरत में सरकार से समर्थन खींच लेने की धमकी दे दी है। उनमें दो नाम मुख्य रूप से हैं। एक नाम है इतमार बेन का और दूसरा नाम है बेजलिल स्मैट्रिक का। ये दोनों नेतन्याहू के सरकार को समर्थन दे रहे हैं और अगर ये दोनों चाहेंगे तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि लिकुद पार्टी के पास बहुमत नहीं है और इनकी बैसाखी के साथ सरकार चल रही है। तो इन दोनों ने नेतन्याहू के लिए सिरदर्दी बढ़ा दी है, क्योंकि ये दोनों किसी भी तरह जंग रोकने के पक्ष में नहीं है। इसलिए नेतन्याहू ने सीज फायर की डील को आगे बढ़ाने पर ट्रंप और बाइडेन प्रशासन का शुक्रिया तो जरूर किया है, लेकिन साफ तौर पर यह नहीं कहा है कि उन्हें यह डील कबूल भी है। बल्कि नेतन्याहू ने यह कहा है कि वो समझौते की फाइनल डील, जिस पर फिलहाल अभी काम हो रहा है, इसके पूरा होने पर ही बाज़ाब्ता रिएक्शन करेंगे। हो सकता है कि इस वीडियो के अपलोड होने तक नेतन्याहू की तरफ से हाँ या ना में कोई रिएक्शन आ जाए, लेकिन इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक ये रिएक्शन नहीं आया था। तो ये थी गजा जंगबंदी के बारे में पूरी तफसील जो हमने आप तक पहुंचाई। दोस्तों, हम बहुत मेहनत करके इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। इसलिए बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, और ये फ्री होता है, कोई चार्ज भी नहीं लगता है। इसलिए हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक कर देने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी आप इस सीज फायर को किस तरह देखते हैं कि क्या इजराइल की इस सीज फायर की डील में हार हुई है या बराबर का मामला हुआ है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको इस तरह के वीडियोज़ बनाकर लगातार देते रहते हैं।